स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुदेश सिंह है। मैंने अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2023 में ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया है। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं पे लोकेटेड सेंट बेसिल्स स्कूल से पूरी की। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन BA ज्योग्राफी ऑनर्स दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पूरा किया। जहाँ तक मेरी फैमिली की बात है, मेरे फादर एग्रीकल्चर और उससे अलाइड एक्टिविटी जैसे कि एक्वाकल्चर और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले मैं अपने जर्नी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो इनिशियली मेरा एम NDA के थ्रू डिफेंस सर्विसेज में जाने का था, पर क्योंकि जब तक मैं क्लास 12th में पहुंचा तो मेरी एज ऑलरेडी 19 ईयर्स की हो चुकी थी। तो मेरे पास बस एक अटैम्प्ट था NDA का ट्राई करने के लिए। तो मैंने वो अटैम्प्ट दिया, बट आई वॉज एबल टू क्लियर द रिटन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, बट मैं उसका SSB क्लियर नहीं कर पाया। सो उसके बाद मुझे एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना था कि मैं एक टेक्निकल कोर्स करूं और एक स्किल एक्वायर करूं, कि मैं उसको एक प्लान B की तरह देखूं, या मैं एक ऐसा कोर्स करूं जो मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मेरे काम आए और उस कोर्स के दौरान मुझे काफ़ी समय मिले जिससे मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकूं। तो मैंने एक डिफ़िकल्ट डिसीजन ये लिया कि मैं एक ऐसा कोर्स करूंगा जो कि BA ज्योग्राफी ऑनर्स था, जो मेरे प्रिपरेशन में मेरे काम आएगा और मुझे काफ़ी टाइम मिलेगा अपने प्रिपरेशन के लिए। सो ड्यूरिंग दैट 3 इयर्स मैंने ये डिसाइड किया कि 3 इयर्स काफ़ी समय होते हैं, तो मैंने सिविल को अपना एम बनाया। और क्योंकि सिविल का सिलेबस काफ़ी डिटेल्ड होता है, तो मैंने ये सोचा अगर मैं इतना डिटेल नॉलेज की स्टडी करता हूँ तो मुझे सिविल में भी काम आएगा और कोई एग्जामिनेशन अगर मैं देता हूँ उसमें भी मेरे काम आएगा। सो ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन ऑफ सिविल मुझे CAPF एग्जामिनेशन के बारे में पता चला, और मुझे ये पता चला कि जो सिविल का सिलेबस और जो CAPF का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट दोनों सेम है। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे CAPF का सिलेबस थोड़ा अलग है, जैसे उसमें कि बेसिक साइंस आता है, मैथ आता है, पर ये थोड़ा गलत है, क्योंकि जो सिविल का सिलेबस होता है उसमें भी आप अगर CSAT का पेपर अटेम्प्ट कर दें तो आपको बेसिक मैथ पढ़नी पड़ती है, और आजकल जो CSAT का लेवल है उसके लिए आपको अच्छी खासी मैथ में भी मेहनत करनी पड़ती है। तो उस मैथ की स्टडी से आप CAPF आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैंने ये सोचा कि मैं दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में करूंगा। सो ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन मैंने उसमें लग गया। सो 2023 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट सिविल सर्विसेज का दिया, उसी के साथ साथ मैंने अपना CAPF का भी पहला अटेम्प्ट दिया। सो जब मैंने आई वॉज एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ द एग्जामिनेशन, सिविल्स एग्जामिनेशन। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। तो मेंस की प्रिपरेशन के दौरान ही CAPF का प्रीलिम्स का पेपर पढ़ा, दैट इज द रिटन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज मैंने बहुत पढ़ाई करी हुई थी, तो मैंने वो पेपर अटेम्प्ट किया। एंड बाय द टाइम आई वॉज राइटिंग द मेंस ऑफ द सिविल्स, सो जिस दिन मेरा मेंस खत्म हुआ उसके नेक्स्ट दिन CAPF का रिटन का रिजल्ट आउट हुआ, तो आई वॉज एबल टू क्लियर द रिटन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। सो बेस्ट पार्ट ये होती है CAPF एग्जामिनेशन कि आपको रिटन पार्ट और फिजिकल पार्ट के बीच में 2 से 3 मंथ्स का टाइम मिलता है। तो अगर आप ओवरवेट हो या आप फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं हो तो आप 2-3 महीने आराम से उसके प्रिपरेशन कर सकते हो और आप फिजिकल स्टेज आराम से क्लियर कर सकते हो। तो मैंने यही किया। मैं मेंस के अगले ही दिन से मैं फिजिकल की ट्रेनिंग में लग गया। मेरे साथ इशू ये था कि मैं थोड़ा ओवरवेट था, वॉज अबाउट 10 किलोस अबाउट द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, वेट लिमिट। सो मेरे लिए वो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था कि मैं फिजिकल वर्क भी, एक्सरसाइजेस भी करूँ, रनिंग भी करूँ और अपना वेट भी लूज करूँ। सो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी है, बट आई वॉज एबल टू लिमिट माई वेट टू द प्रिस्क्राइब्ड वेट लिमिट। एंड मैं अराउंड, उसमें रिक्वायरमेंट इज 77 किलोस की, आई वॉज अराउंड टू गेट टू दैट लिमिट। सो मैंने फिजिकल क्लियर किया, और बेस्ट पार्ट ये था कि जैसे मैंने फिजिकल का, जैसे मेरा एग्जामिनेशन पार्ट आ रहा था फिजिकल एग्जाम का, जब मेंस का रिजल्ट आउट हुआ तो उस समय में ऑलमोस्ट मेरी फिजिकल की प्रिपरेशन कंप्लीट थी। मैंने फिजिकल एग्जाम दिया CAPF का, एंड आई वाज एबल टू क्लियर द फिजिकल एग्जामिनेशन आल्सो। सो नाउ आई हैड गॉट 2 इंटरव्यूज टू अपीयर, दैट वाज, मुझे एक सिविल का भी इंटरव्यू देना था, मुझे सिविल CAPF का भी इंटरव्यू देना था, क्योंकि दोनों का इंटरव्यू UPSC कंडक्ट करती है। तो मेरे लिए बहुत ही ईजी था कि मैं दोनों की प्रिपरेशन साथ में करूं। बस मैं एडिशनली ये करता था कि मैं सिक्योरिटी थोड़ी अलग से पढ़ता था CAPF के लिए। उसकी मैं स्टडीज बताता हूँ, कौन से सोर्सेस मैंने फॉलो किए, मैंने क्या किया। उसके बाद मैंने जब सिविल का इंटरव्यू मार्च के महीने में दिया, उसका रिजल्ट अप्रैल में आउट हुआ, बट आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर इट, आई वॉज मेड इट आउट।
बट आई हैड अ होप बिकॉज आई बिलीव इन प्लान बी, और CAPF मेरे लिए प्लान बी की तरह था। तो मैंने फिर CAPF का इंटरव्यू मैंने जून में अटेम्प्ट किया एंड आई वाज फॉर्चुनेटली एबल टू क्लियर इट। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द स्ट्रेटेजी ऑफ अटेम्प्टेड दिस एग्जामिनेशन। सो एज यू नो, इस एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला रिटन स्टेज, दूसरा फिजिकल स्टेज और तीसरा इंटरव्यू का स्टेज। मैं एक एक करके तीनों स्टेजेस के बारे में बात करूंगा, उनके स्टडी मटेरियल जो मैंने फॉलो करी और क्या अप्रोच मैंने फॉलो किया। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ रिटन पार्ट की। तो रिटन पार्ट में जैसे आपको पता होगा 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। टॉकिंग अबाउट द पेपर 1 फर्स्ट, पेपर 1 में अराउंड 125 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन का वेटेड 2 मार्क्स होता है और पूरा पेपर 250 मार्क्स का होता है। ये पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो ये इसमें स्कोरिंग थोड़ी इजी होती है क्योंकि आप सर्टेन होते हो कि आपका कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है, आप कितना स्कोर करते हो। तो मैं ज्यादा फोकस इस पेपर को देता था एकदम CAPF में, क्योंकि ये ऐसा पेपर है जिससे आप एक बफर बना सकते हो पेपर 2 और इंटरव्यू के लिए। मैं इसके बारे में आपसे आगे बात करता हूँ कैसे मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करता था। So talking about first the syllabus of paper 1 और उनके सोर्सेस, स्टडी सोर्सेस कौन कौन से मैंने फॉलो किए। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मुनाल पटेल को फॉलो किया। अब जो स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जो CAPF की तैयारी कर रहा है, मैं उनको ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप मुनाल पटेल के पूरे नोट्स फॉलो करो, पर क्योंकि मुनाल पटेल ने इकोनॉमिक्स को बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है, बहुत ही उन्होंने कॉन्सेप्ट्स को इतना इजी बनाया है कि अगर आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में नहीं है, पहले से कुछ भी आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा उसको प्रिपेयर करना। सो आप क्या कर सकते हो, उनके नोट्स लेके उन्होंने इकोनॉमिक को पिलर वाइज डिवाइड किया है, पिलर 1 पिलर 2 करके। सो आप हर टॉपिक लेके उसका जो उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, जैसे बजट का, रेवेन्यू पार्ट, कैपिटल पार्ट, इंटरनेशनल रिलेशन में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो आप इसको अगर आप देख लोगे तो आपके UPSC CAPF के मोस्ट क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने यही किया कि CAPF के एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने उनके नोट्स उठाए, मैंने उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे एक बार रिवाइज के लिए, तो मेरे लिए काफी हेल्प हुआ। आप ये कर सकते हो उनके नोट्स लेके, पूरे नोट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिविल के ज्यादा होते हैं, और आप उनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर पिलर में उन्होंने बताए हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट जो होते हैं, बजट के कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्सेप्ट, उसको आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। इससे आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। पर अगर आप कोई और सोर्स फॉलो करते हो और आप कॉन्फिडेंट हो कि आप इकोनॉमिक्स अटेम्प्ट कर पा रहे हो सोर्सेज से, तो यू आर फ्री टू फॉलो दैट सोर्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अराउंड 10 to 15 में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है इकोनॉमिक्स की। सो आप अपने सोर्सेज भी फॉलो कर सकते हो। मैंने मुनाल पटेल फॉलो किया था। नाउ टॉकिंग अबाउट पॉलिटी, पॉलिटी के लिए मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत से बेटर कोई सोर्स नहीं है, खासकर CAPF एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी भी CAPF में आ रहे हैं काफी फैक्चुअल आते हैं और काफी स्टैटिक पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। सो आप लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हो। ट्राई टू रीड इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, कम से कम 3 to 4 टाइम्स अगर आप रीड करोगे तो आप वो मेमोराइज आपको लक्ष्मीकांत हो जाएगी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने भी लक्ष्मीकांत फॉलो करी थी और इट इज द बेस्ट सोर्स फॉर पॉलिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था सिविल सर्विसेज में, ऑल्सो मैंने ज्योग्राफी से अपना डिग्री पूरी की थी, तो मेरे लिए मैंने ज्योग्राफी के लिए कोई अलग सोर्स मटेरियल फॉलो नहीं किया। और जो बस CAPF की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए NCERT आर द बेस्ट सोर्स फॉर ज्योग्राफी, बिकॉज जो क्वेश्चंस अभी भी UPSC पूछता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो NCERT से डायरेक्ट भी पिक करता है। सो फर्स्ट सोर्स शुड बी NCERT, या अगर आप कोई कंपाइलेशंस देखना चाहते हो NCERT के ज्योग्राफी के, दैट इज मोर देन इनफ। ऑल्सो अगर आपको बहुत थोड़ी डेप्थ में स्टडी करनी है, देन यू कैन गो फॉर PMF IS की ज्योग्राफी की किताब आती है, वो थोड़ी बल्कि है। अगेन मैं ये कहता हूँ कि आप किताब की बल्क को ना देख के उसका कंटेंट देखो, आप उसकी बहुत ही सेलेक्टिव स्टडी करो। अगर आप PMF IS की बुक्स देखोगे तो वो जो CAPF लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे कि वो उसको कलर कोडिंग उन्होंने की है कि उन्होंने ग्रीन कलर से बहुत इंपॉर्टेंट प्री फैक्ट्स को उन्होंने मार्क किया हुआ है, और उन्होंने ऐसी कलर कोडिंग की है कि आप उसको बुक को बहुत इजीली गो थ्रू कर सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं आप आराम से उससे आप ग्रैप्स कर सकते हो। तो यू कैन गो, अगर आपको कोई बुक ही पढ़नी है, अगर आप उसको थोड़ा लीनियंट लेना चाहते हो तो आप NCERT से जा सकते हो। और अगर आपको कोई एजुकेटर को रिकमेंड अगर मैं करूं तो आप सुदर्शन गुर्जर, जो अनअकैडमी पे क्लासेस लेते हैं, ही इज आई थिंक इज अ वेरी गुड टीचर फॉर CAPF। ही टीचर्स फॉर सिविल सर्विसेज, बट उनका जो मैपिंग सीरीज है बहुत ही बढ़िया है। मैं उनको मैपिंग सीरीज के लिए मैं उन्हीं को फॉलो करता था, आप उनको फॉलो कर सकते हो। ही इज अ वेरी गुड टीचर। सो ये हुई ज्योग्राफी के बाद। नाउ टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। अब हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अराउंड 18 to 20 क्वेश्चन हर साल आते हैं CAPF में, बस इसका जो कॉस्ट बेनिफिट है वो बहुत ही पुअर है, क्योंकि इतनी डेप्थ स्टडी करने के बाद भी बहुत कम क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री में हिट होते हैं, क्योंकि UPSC इतना डेप्थ में जा रहा है हिस्ट्री के कि वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एवरेज स्टूडेंट जो GS की तैयारी करते हैं उनके लिए हिस्ट्री के डेप्थ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना,
पर क्योंकि आपको उसके लिए पढ़ना जरूर है, क्योंकि 18 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, मैं क्या फॉलो करता था, मैं प्रतीक नायक को फॉलो करता, जो अनअकैडमी पे एजुकेटर है। उनका हिस्ट्री थोड़ा डेप्थ में है, पर क्योंकि हिस्ट्री उतने डेप्थ में जा रहा है, सो इफ यू हैव द टाइम, जैसे अगर आपके पास 1-2 साल है, आप अभी बिगिनर हो, देन यू शुड स्टडी हिट्स नोट्स वेरी गुड, दे आर वेरी गुड, वेरी इन डेप्थ एंड वेरी मच दे आर वेरी मच फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ यूपीएससी। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास उतना समय नहीं है, देन यू कैन गो फॉर एनसीईआरटीज। जैसे कि मैंने अराउंड 2 से 3 साल का मैंने पीवाईक्यू देखा सीएपीएफ का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से यूपीएससी उठा रहा है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ रहे हैं, जो न्यू एनसीईआरटीज हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो, आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो, क्योंकि आप हिस्ट्री में थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से थोड़ा कम वेटेज दे सकते हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत नहीं लग रहे हैं आज के समय में। तो आप एनसीईआरटीज भी केवल फॉलो कर सकते हो, और उसमें आप 8 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आप इतना रिस्क ले सकते हो। वरना अगर आपको एजुकेटर चाहिए तो आप प्रतीक नायक को फॉलो कर सकते हो, इज ए गुड एजुकेटर। और अगर आपको बुक्स चाहिए तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप, मैं स्नेहिल त्रिपाठी फॉलो करता था, जो मैग्रो हिल की आती है, इट इज ऑल्सो गुड बुक। या आप स्पेक्ट्रम भी फॉलो कर सकते हो, मैंने उसको कभी नहीं पढ़ी, मैं स्नेहिल त्रिपाठी की मैग्रो हिल की पढ़ता था मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए पूनम दलाल दहिया इज ऑल्सो गुड, बट दीज बुक्स आर मोर फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, यू शुड नॉट स्टडी इन डेप्थ। बट अगर आपके पास टाइम है देन यू शुड डेफिनेटली, बिकॉज यू शुड ऑलवेज हैव प्लान बी। अगर आपने डेप्थ में स्टडी करी है तो आप कोई भी और भी एग्जाम दोगे उसमें आप आराम से सक्सेसफुल हो सकते हो। Now talking about another subject that is carries more very big weightage, that is science, basic science। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में और सीएपीएफ में ये अंतर है कि इसमें बेसिक साइंस पूछा जाता है। तो बेसिक साइंस के लिए मैंने कुछ अलग से बहुत प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी मोस्टली बेसिक साइंस के क्वेश्चंस पूछने लगा है, और वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से सेंटेंसेस उठा के पूछता है। तो मैंने 6th to 10th की एनसीईआरटीज पढ़ी थी, तो यू शुड रीड दैट, डेफिनेटली यू शुड रीड दैट, बिकॉज उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। सो आई वुड एडवोकेट यू टू आप बेसिक साइंस जरूर पढ़ें एनसीईआरटीज। और अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है, जैसे अभी एग्जाम 20 डेज के बाद है, तो आप कोई कंपाइलेशंस पढ़ लो। जैसे पीएमएफ-आईएएस की मैंने कंपाइलेशन 1-2 बार रीड करी, इट इज गुड इनफ। तो आप पीएमएफ-आईएएस की साइंस की कंपाइलेशन जो फ्री में अवेलेबल है, आप उसको रीड कर सकते हो। या दूसरे कोचिंग, जैसे मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि ओनली आईएएस की भी प्रहार करके कुछ उन्होंने कंपाइलेशंस भी निकाले हैं। यू कैन रीड द कंपाइलेशंस ऑफ एनी कोचिंग दैट यू वांट, क्योंकि एनसीईआरटीज तो सेम है, तो उसकी कंपाइलेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो यू कैन गो फॉर एनी कंपाइलेशन, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम है। अगर आपके पास टाइम है देन यू शुड डेफिनेटली स्टडी द बेसिक एनसीईआरटीज ऑफ 6 to 10th बेसिकली फॉर साइंस। और आप 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक से कुछ लास्ट के चैप्टर्स जो इन्वायरमेंट के लिए रेलेवेंट है वो जरूर पढ़ें, क्योंकि उससे भी यूपीएससी क्वेश्चंस निकालता है। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक साइंस। नाउ टॉकिंग अबाउट द वन रिमेनिंग सब्जेक्ट, दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि इट इज नॉट ओनली अबाउट पेपर 1, आपको पेपर 2 भी लिखना है। और राइटिंग स्किल्स के लिए आपको रीडिंग बहुत जरूरी है। जब तक आप एक लंबे टाइम तक रीडिंग नहीं करोगे, वो राइटिंग स्किल्स आपकी डेवलप नहीं होंगी। सो यू शुड डेफिनेटली रीड 1 न्यूज़पेपर। उसके लिए आप, अगर आपको बहुत समय नहीं मिल रहा है, तो जैसे कि मैं क्या करता था, मैं इंडियन एक्सप्रेस रीड करता था। उसमें एक पेज आता है एक्सप्लेन्ड का पेज, वो बहुत ही रेलेवेंट होता है यूपीएससी के कोई भी एग्जाम जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए। वो एक्सप्लेन्ड पेज आप जरूर पढ़ो। उसके बाद एडिटोरियल्स, सेलेक्टिव एडिटोरियल्स आप पढ़ो, सब मत पढ़ो, क्योंकि पेपर्स में क्या होता है कि बहुत ही आइडियोलॉजिकली बायस्ड भी एडिटोरियल्स बहुत आते हैं। तो आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप रेलेवेंट जो आपको एग्जाम के लिए लगे, जैसे कि मैं एग्रीकल्चर के लिए अशोक गुलाटी का आर्टिकल जरूर पढ़ता था, मैं पॉलिटिक्स के लिए प्रताप भानु मेहता का आर्टिकल जरूर पढ़ता था, मैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए श्री राजा मोहन का आर्टिकल जरूर पढ़ता था। तो जैसे जब आप बहुत ही दिन तक जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने लगोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एडिटर्स या राइटर्स अच्छे हैं जो बहुत ही न्यूट्रल स्टैंस देते हैं या अच्छा कंटेंट देते हैं आपकी यूपीएससी के लिए। सो आप उनको फॉलो करोगे तो आपका कंटेंट जो एस्से पार्ट और जो आर्गुमेंट राइटिंग होता है वो आपका धीरे धीरे कवर होता जाएगा। मैं उसमें बिलीव नहीं करता कि आप कंपाइलेशंस ले लो, रिपोर्ट राइटिंग की या आर्गुमेंट राइटिंग की, एस्से राइटिंग, आप उससे प्रिपेयर करो। आप डेली प्रिपेयर करो, आपका वो कंटेंट डेवलप होगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू हैंडल इट। एंड टॉकिंग, और जब एग्जाम नियर आता तो मैं क्या करता था कि मैं विजन पीटी 365 लेता था। उससे मैं फैक्चुअल जो प्रीलिम्स का या सीएपीएफ का जो पेपर 1 होता है उसके लिए मैं पीटी 365 की मटेरियल पढ़ता था। उसमें भी मैं सब नहीं पढ़ता था। जैसे पॉलिटिकली मैं करंट में बहुत बिलीव नहीं करता, क्योंकि लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे से पॉलिटी कवर की हुई है, मैं उसी को रिवाइज करता था। पर क्योंकि सिक्योरिटी का करंट अफेयर हो गया,
इन्वायरमेंट का करंट अफेयर हो गया, इसके लिए मैं PT 365 पढ़ता था, विजन की जो फ्री मटेरियल है आप डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से। सो दिस वाज अबाउट द करंट अफेयर एंड दिस वाज अबाउट द स्टडी मटेरियल जो आपको फॉलो करना चाहिए CAPF के पेपर 1 के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी टू हाउ टू अटेंड द पेपर 1। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि देखिए जैसे क्या होता है कि लोग पढ़ते बहुत ज्यादा हैं बट वो एग्जाम के दिन बहुत ब्लंडर्स करते हैं और वो उतना नंबर नहीं पाते हैं जितना उनकी स्टडी डिजर्व करती है, वो जितनी मेहनत करते हैं उतना नंबर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं जो स्टडीज फॉलो करता था ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, जैसे कि आपको 120 मिनट्स होते हैं 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, और क्योंकि ये क्वेश्चंस का नेचर थोड़ा फैक्चुअल नेचर का होता है तो आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 30 to 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है। तो मैं ये करता था कि पहले मैं ये कोशिश करता था कि मुझे ऐसा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है जो मुझे पहले से आता है। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि 125 क्वेश्चंस को मैं गो थ्रू कर देता था पहली रीडिंग में। जैसे कि अगर 120 मिनट्स का पेपर है तो मैं ये कोशिश करता था कि अराउंड 70 to 80 मिनट्स में, जैसे 1 hour 20 मिनट्स से 1 hour 30 मिनट्स में मैं एक बार हर क्वेश्चन को देख लूं और जो जो क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली आते थे मैं उनको अटेम्प्ट कर लेता था। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो मैं थोड़ा बहुत डाउट में रहता था या मैं बहुत श्योर नहीं रहता था कि इसका आंसर, जैसे 2 ऑप्शंस में मुझे डाउट रहता था उसको मैं सर्किल कर लेता था कि मैं उसको सेकंड रीडिंग में सॉल्व करूंगा। मैं इससे बहुत परेशान नहीं होता था क्योंकि मुझे रहता था कि पहले मुझे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो मुझे श्योर शॉर्ट आते हैं। और ऐसे में पहले रीडिंग जब मैं करता था उसमें अराउंड मैं टारगेट करता था कि 60 to 65 क्वेश्चन, अराउंड 50% ऑफ द पेपर मैं जरूर अटेम्प्ट कर लूं। तो ऐसे मेरे अराउंड 100 मार्क्स के आसपास सिक्योर हो जाते थे, कम से कम मुझे इतना मार्क्स मेरा सिक्योर हो गया। तो जब मेरी सेकंड रीडिंग स्टार्ट होती थी तो मैं थोड़ा रिस्क लेता था क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बिलीव करता हूँ कि अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से अगर आपका 3 क्वेश्चन भी गलत हो जाए और अगर एक क्वेश्चन भी सही हो जाए फिर भी आप कभी नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाओगे, तब भी आप पॉजिटिव ही कुछ रहोगे। तो ऐसे अगर आप 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसमें से अगर आपका 3 भी सही हो गया, 9 भी गलत हो गए, तब भी नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाओगे। तो मैं इसीलिए हरदम एडवोकेट करता हूँ सबको कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो फिर मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की तरफ जाता था। मैं थोड़ा रिस्क भी लेता था कुछ क्वेश्चंस में, पर मैं उन क्वेश्चंस को कभी अटेम्प्ट करता था जिनका मुझे एकदम आइडिया नहीं है। पर अगर कोई ऐसे क्वेश्चन होते थे जिनको मैंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या कहीं रीड किया तो मैं थोड़ा बहुत रिस्क लेता था और मोस्ट ऑफ द टाइम वो पे ऑफ जरूर करता था क्योंकि आपकी एक मेमोरी होती है जो हिडन मेमोरी होती है, वो आपको क्वेश्चन देख के लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, ये सही होगा, क्योंकि आप उसको कभी ना कभी पढ़े होते हो। सो आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए तो आप जरूर पॉजिटिव में रहते हो। तो ऐसे करके मैं हरदम अराउंड 95 to 100 क्वेश्चंस की रेंज में अटेम्प्ट करता था और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अराउंड 150 के ऊपर ही पाता था। सो दिस वाज द स्ट्रेटेजी वाज अबाउट माय पेपर 1। मैंने पेपर 1 को कैसे अटेम्प्ट किया। नाउ टॉकिंग अबाउट द पेपर 2, एज यू नो पेपर 2 इज प्योरली सब्जेक्टिव पेपर जिसमें बल्क ऑफ द पेपर दैट इज 60% ऑफ द पेपर इज आस्क्ड फ्रॉम एसे और आर्गुमेंट राइटिंग, और जो 80 मार्क्स है मैं उसको इंग्लिश में इंक्लूड करता हूँ क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग को भी मैं मोर ऑफ इंग्लिश पार्ट में इंक्लूड करता हूँ। तो अब वैसे मैं एक एक करके पेपर की कंपोनेंट के बारे में बात करता हूँ, मैं उसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता था मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एसए की, क्योंकि एसए अराउंड 6 एसेस पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। एक एसए का वेटेज अराउंड 20 मार्क्स का होता है, तो मैं उसको ऐसे अटेम्प्ट करता था क्योंकि 20 मार्क्स आर फॉर 1 क्वेश्चन इज अ बिग वेटेज, तो मैं उसको उतना ही अप्रोप्रिएट टाइम देता था। तो मैं क्या करता था कि मैं ईच ऐसे को 18 मिनट्स में लिखता था। 18 मिनट्स में भी मैं ऐसे नहीं करता था कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तुरंत तो देखते ही मैं तुरंत लिखना नहीं स्टार्ट करता था। मैं पहले क्या करता था कि 4 to 5 मिनट्स में उसका पहले स्ट्रक्चर बनाता था एस्से का, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी क्योंकि एस्से को आपको अराउंड 300 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो मैं एस्से को 6 पैराग्राफ्स में डिवाइड करता था। पहला पैराग्राफ हरदम इंट्रोडक्शन होता था, लास्ट पैराग्राफ हरदम कंक्लूजन होता था, और फिर मैं 4 पैराग्राफ को एज बॉडी पार्ट्स लिखता था। सो इंट्रोडक्शन, और मैं इसको जैसे जो रफ पेज मिलता है आपको क्वेश्चन पेपर के आखिरी में, मैं उस पर इस रफ वर्क को करता था कि जैसे मैं क्वेश्चन मैंने देखा तुरंत मैं उसको अराउंड 3 to 4 या 5 मिनट्स में उसका एक स्ट्रक्चर बनाता था कि मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखूंगा, 2 में क्या लिखूंगा, 3 में क्या लिखूंगा, 4 में क्या लिखूंगा, और आखिर में मैं कंक्लूजन में क्या लिखूंगा। मैं ऐसा नहीं करता था कि मैं उसको पूरा सेंटेंसेस में मैं लिखता था। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट ये टॉपिक आया कि साइबर वॉरफेयर ए न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, तो जैसे मैंने इस टॉपिक को देखा, मैंने लास्ट पन्ना पेज टर्न किया, मैंने उसका इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा ए न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, तो मुझे दिमाग में क्लिक किया कि मैं इस पे इंट्रोडक्शन में डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर के बारे में लिखता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने ऐसे इंट्रोडक्शन तो मैंने वहां पे लिख दिया डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर, मैं इससे इंट्रोड्यूस करूंगा। फिर मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 के सामने लिखा कि मैं इस पे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा कि साइबर वॉरफेयर की डेफिनेशन क्या होती है और ये क्या होता है।
ऐसे पैराग्राफ 2 में ये कैसे न्यू, इसका ये दूसरों से नया कैसे, हाउ इट इज न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, मैंने उसके बारे में बात की। थर्ड पैराग्राफ में मैंने ऐसे लिख दिया कि इंडियन स्टेप्स टेकन और इंटरनेशनल स्टेप्स उन्होंने क्या लिए कि कैसे इसको टैकल करना है। और ऐसे मैंने कंक्लूजन में इसके बारे में बात की कि कैसे ग्लोबल एक ट्रीटी की रिक्वायरमेंट इसको हैंडल करने के लिए, तो मैंने बस एक लिख दिया ऐसे कंक्लूजन के सामने ग्लोबल ट्रीटी। तो एक स्ट्रक्चर मेरा रेडी हो गया 3 to 5 मिनट्स में कि मैं आंसर में लिखने क्या वाला हूँ। और क्योंकि मैं लास्ट ईयर मेंस पहले से लिख रहा था तो मेरी आंसर राइटिंग मैं आंसर राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस करता था। तो बाकी 13 मिनट जो मेरे बचे रहते तो उसमें 3 पेजेस लिखना वाज नॉट बिग टास्क फॉर मी। 3 पेजेस आराम से 13 मिनट्स में कंप्लीट कर लोगे अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है कि आपको लिखना क्या है। तो ऐसे में हर एस्से में मैं फॉलो करता था, तो ऐसे मेरा एस्से आराम से 18 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता था। और अब बात करते हैं आर्गुमेंट राइटिंग की। अब आर्गुमेंट राइटिंग ऑल्सो कंटेन्स अराउंड वेटेज ऑफ 20 मार्क्स ईच, और उसमें भी आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको 18 मिनट्स ही देने चाहिए। अगर आप 18 मिनट्स में, उस 18 मिनट्स में कैसे अप्रोच करना है ये भी मैं आपको बताता हूं। मैं क्या करता था, पहले हेडिंग इज अ मस्ट, मैं उसको पूरा इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन फॉर्म में लिखता था, क्योंकि मैं इस थ्योरी में बिलीव करता हूं कि अगर आप उसको पॉइंट्स में भी लिखते हो और ज्यादा पॉइंट्स लिखते हो तो आप एग्जामिनर पे एक मोरल प्रेशर बनाते हो कि आपको मार्क्स रिवॉर्ड जरूर करे, क्योंकि आपने पूरे क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल किया है। तो मैं क्या करता था, जैसे भी कोई मैं टॉपिक देखता था मैं तुरंत अपने माइंड में सोचता था कि मैं एटलीस्ट 14 to 15 पॉइंट्स आर्गुमेंट में लिखता था। एक फॉर के लिए 7 to 8 पॉइंट्स और अगेंस्ट के लिए 7 to 8 पॉइंट्स, ऐसे में आर्गुमेंट्स को अप्रोच करता था। हाँ, पर एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप आर्गुमेंट को अप्रोच कर रहे हो तो जो चीजें आप फॉर में लिख रहे हो आर्गुमेंट के, वही चीजें आपको उसका उल्टा ही आपको अगेंस्ट में नहीं लिखनी है, क्योंकि फिर वो बहुत ही रिपीटेटिव हो जाता है। उससे जो आपका एग्जामिनर है वो इरिटेट हो सकता है कि ही जस्ट रिपीटिंग द पॉइंट्स। तो आपको ये करना है कि नए पॉइंट जनरेट करने हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगी। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे हर आर्गुमेंट के बारे में आपको पता चलेगा, क्योंकि यूपीएससी वही आर्गुमेंट पूछता है जो सोसाइटी में बहुत ही डिस्कस होता है, उस पर आर्टिकल्स जरूर आते रहते हैं। तो आप न्यूज़पेपर रीड करते रहिए, आपको आर्गुमेंट्स के बारे में भी पता चलेगा, आपको वैलिड पॉइंट्स भी मिलते रहेंगे पेपर्स से। दिस वाज अबाउट द आर्गुमेंट पार्ट। नॉट टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। जैसे कि आपको पता होगा 2 रिपोर्ट्स यूपीएससी पूछता है, उनका एक का वेटेज 10 मार्क्स का होता है, सो 20 मार्क्स की रिपोर्ट राइटिंग आती है। सो क्योंकि इसका वेटेज टोटल 20 मार्क्स होता है तो मैं इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता था, मैं हर रिपोर्ट को 10 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करता था। आप जैसे कि एक न्यूज आर्टिकल लिखा जाता है वैसे की रिपोर्ट राइटिंग होती है। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग इज मोर ऑफ एन इजी पार्ट ऑफ द पेपर। जो आप डेली अगर आप एक आर्टिकल पढ़ते हो वैसे ही एक रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है, उसकी थोड़ी फाइनल डिटेल्स है। इसके लिए अलग से अगर कोई वीडियो बनेगा तो उसके लिए मैं बना दूंगा। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश पार्ट की। अब इंग्लिश पार्ट को कुछ बच्चे बहुत जल्दी फिनिश करने को एडवोकेट करते हैं कि इसको आपको जल्दी से खत्म करना चाहिए और आपको ऐसे वगैरह पहनना चाहिए। मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मुझे ये लगता है कि अगर 50 मार्क्स का ऐसे पूछता है जिसमें 20 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन, 15 मार्क्स की प्रेसी राइटिंग और 25 मार्क्स का ग्रामर, ये टोटल 60 मार्क्स हो जाते हैं। सो इसमें आपको एडिक्वेट टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत ही हाई स्कोरिंग होती है। तो इसमें कॉस्ट बेनिफिट बहुत आपका अच्छा होता है टाइम पुट करने का। सो आपको इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और इस पर एडिक्वेट टाइम पुट करना चाहिए। नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि 20 मार्क्स का पूछते हैं, 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स का होता है। सो आपको जैसे इसमें स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि एक आंसर को लिखने के लिए अराउंड हाफ पेज का स्पेस होता है। स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं तो वो 2 लाइन में लिख के उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं इस पे कहता हूँ ये आपको गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपके जो कॉम्पिटिटर होते हैं, जो और स्टूडेंट होते हैं, वो पूरे स्पेस को यूटिलाइज करते हैं और एग्जामिनर को वो अंतर दिखता है कि दूसरा बच्चा पूरे अच्छे से उसने पूरे स्पेस यूटिलाइज करके अच्छा सा एक्सप्लेन किया आंसर को, और आप बस 2 लाइन लिख के आप आगे बढ़ रहे हो। सो आप कंपैरेटिवली अगर आप आधा नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चन में कम पा रहे हो तो आप पूरे कॉम्प्रिहेंशन के हर क्वेश्चन मिला के 4 to 5 नंबर आप कम पाते हो। सो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप थोड़ा एक्सपैंड करिए आंसर को। अगर आंसर सीधा भी दिया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा एक्सपैंड करिए, या ऐसा करिए आप उसमें एडिशनल पॉइंट्स थोड़े, जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन में आप ऐसा भी पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो जो कॉम्प्रिहेंशन के लास्ट पार्ट में दिया हुआ है, तो आप उसको इंक्लूड करिए अगर वो रेलेवेंट है तो। ऐसा करके आप पूरे स्पेस को यूटिलाइज करिए। वो एक मोरल प्रेशर बनाता है एग्जामिनर पे, आपको वो मार्क्स रिवॉर्ड करे। सो आप ये स्ट्रेटेजी हर क्वेश्चन में फॉलो करो, अपने वर्ड में लिखो और पूरा स्पेस यूटिलाइज करो। ऐसे करके आप 5 क्वेश्चन यूटिलाइज करो। मैं पूरे 20 मिनट ले जाता कॉम्प्रिहेंशन करने में, कुछ लोग 10 से 15 मिनट भी लेते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप पूरा टाइम लो, क्योंकि दिस इंग्लिश पार्ट इज द मोस्ट मार्क्स रिवार्डिंग पार्ट। आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया है इंग्लिश पार्ट में,
और आपने टाइम पुट किया है, सो आप पूरा टाइम लो आराम से, आप आराम से 20 में से 12 to 15 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आपने जस्टिफाई किया है हर एक क्वेश्चन को। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेसी राइटिंग, क्योंकि प्रेसी बस 15 मार्क्स का आता है तो मैं उसको 10 से 12 मिनट से ज्यादा नहीं देता था। और प्रेसी राइटिंग को जैसे मैं ICSE बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ तो मेरी बहुत पहले से प्रैक्टिस है हरदम प्रेसी लिखने की, हमारे बोर्ड्स एग्जाम में भी आते थे तो हमारे लिए बहुत ही रेगुलर प्रैक्टिस थी प्रेसी लिखने की। तो जो मैं स्ट्रेटेजी बचपन से फॉलो करता हुआ आया हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरे प्रेसी को एक बार में नहीं, मैं पूरे जो कंटेंट होता है उसको पूरा एक बार में नहीं पढ़ता हूँ, मैं पैराग्राफ वाइज रीड करता जाता हूँ। मैं एक पैराग्राफ रीड करता हूँ, मैं उसका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स गिनता हूँ। जैसे आपने एक लाइन में वर्ड गिना ऐसे जल्दी से कि एक लाइन में कितने वर्ड है, और मैंने उसको मल्टीप्लाई करके जितने लाइन है कि एक पैराग्राफ में कितने वर्ड्स हैं, तुरंत मैं जितने वर्ड्स हैं उसको 1/3 से डिवाइड करके तुरंत अपने माइंड में आप डिसाइड कर लो, एक पेपर में मार्क लगा दो कि मैं पहला पैराग्राफ इससे लंबा इस लिमिट से ज्यादा नहीं लिखूंगा। तुरंत आप उस पूरे पैराग्राफ को रीड करो, रीड करने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उस पैराग्राफ को रीड करने के बाद उसी अंडरस्टैंडिंग को अपने वर्ड्स में उस वर्ड लिमिट में पूरा लिख दो। कभी भी उसी वर्ड्स को फॉलो मत करो, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट कहता है कि राइट इन योर ओन वर्ड्स, तो आप उस वर्डिंग को फॉलो मत करो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से उस प्रेसी को लिखो। तो अगर आप इस पैराग्राफ वाइज से चलते चलोगे तो बहुत ही जल्दी आपका प्रेसी कंप्लीट होगा और आपको बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं यही करता था, 10 to 12 मिनट्स में प्रेसी को कंप्लीट कर देता था। अब बात करते हैं आखिरी में जो ग्रामर सेक्शन होता है। ग्रामर सेक्शन का वेटेज अराउंड 25 मार्क्स का होता है। तो और ये ऐसा सेक्शन है जिसमें आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। मोस्टली इसमें जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो अराउंड 20 to 22 मार्क्स स्कोर करते हैं 25 में से। सो इसमें आप अपनी स्कोरिंग थोड़ा मैक्सिमाइज कर सकते हो। इसके लिए मैंने कोई अलग से सोर्स फॉलो नहीं किया था, क्योंकि आई स्टडीड फ्रॉम ICSE स्कूल्स, सो उसमें थोड़ा इंग्लिश पे वो ज्यादा वर्क कराते हैं, तो मेरी इंग्लिश पहले से थोड़ी ठीक थी। और क्योंकि मैंने CDS का भी एग्जाम अटेम्प्ट किया था, मैंने NDA का भी एग्जाम अटेम्प्ट किया था, तो मैंने काफी ज्यादा उसके लिए पहले ही मेहनत करी हुई थी, तो मैंने इसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करी। आप क्या कर सकते हो, जो पिछले 5 to 10 ईयर्स के जो PYQs हैं CDS के, NDA के और CAPF के, आप उन्हीं को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जो UPSC जो क्वेश्चंस इंग्लिश में मोस्टली पूछता है वो कुछ रूल्स पे पूछता है, और वो रूल्स बेसिकली हर साल कुछ ना कुछ रिपीटेशन जरूर होता है। तो आप PYQs फॉलो करो, आप टेस्ट इसमें तो इंग्लिश तो ऐसा पार्ट है जिसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने बेटर होगे। तो यू कैन प्रैक्टिस एनी कोचिंग। मैंने कोई स्पेसिफिक फॉलो नहीं करी, इसलिए मैं कोई आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। सो दिस वॉज अबाउट द पेपर 2। नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी कि आप कैसे इसको उस लिमिटेड टाइम में अटेम्प्ट करो, कि मैं कैसे इसको अप्रोच करता था। सो कुछ लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप पहले ग्रामर पार्ट से शुरू करो इस पेपर को, फिर आप एसे वगैरह सॉल्व करो। मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं ये बिलीव करता हूँ कि क्योंकि एग्जामिनर हरदम पेपर को स्टार्टिंग से रीड करता है, सो उसकी अगर आपने अच्छा एसे वगैरह लिखा है तो वो बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को। सो मैं हरदम एसे से लिखता था। दूसरा एक और एडवांटेज होता है स्टार्टिंग से लिखने का कि एग्जाम के स्टार्टिंग में आप थोड़े फ्रेश होते हो, आप 2 घंटे का आपको ब्रेक मिला रहता है, सो आपका माइंड बेटर वर्क करता है, बेटर आर्गुमेंट्स याद आते हैं। आप जो कोर्स वगैरह अगर याद किए हुए हो, कोई डेटा पॉइंट है तो आपके दिमाग में तुरंत आता है, तो ये थोड़ा एडवांटेज रहता है। और ये भी एक दिक्कत होती है पहले ग्रामर अटेम्प्ट करने से कि अगर आप पहले ग्रामर अटेम्प्ट करते हो तो अगर आप मान लीजिए आपने ये सोचा कि मैं ग्रामर में मैक्सिमम स्कोर करूंगा, और कुछ ऐसे ग्रामर है जो आपको नहीं आ रहे हैं या आपका कुछ गलत हो रहा है या आप श्योर नहीं हो कि मेरा बहुत अच्छा ग्रामर जा रहा है, सो थोड़ा बहुत तो साइकोलॉजिकल आपका हो सकता है कि अब मुझे एसे में बेटर स्कोर करना है, उसको उस मार्क्स को बफर करने के लिए। सो इसीलिए आप एसे से शुरू करो, ज्यादा बेटर होता है। मैं क्या करता था कि मैं एक टारगेट लेके चलता था कि मैं पहले हाफ एन आवर में मैं 2 एसे कंप्लीट करूंगा। अब इसमें थोड़ा बच्चे बोलते हैं कि कैसे हाफ एन आवर में 2 एसे कंप्लीट करा जा सकता है। मैं क्या करता था कि जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता था, आपको 5 मिनट्स आपको रीड करने के लिए मिलते थे, मैं उन 5 मिनट्स को पूरा यूटिलाइज करता था। मैं उन 5 मिनट्स में जो पहला एसे जो मैं अटेम्प्ट करने वाला रहता था उनका मैं स्ट्रक्चर बना लेता था। जैसे मान लीजिए जो साइबर वॉरफेयर वाला मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था वीडियो में, मैंने उसका स्ट्रक्चर देखते ही मैंने बना लिया उस स्टार्टिंग के 5 मिनट में, जब आपको लिखना नहीं होता है तो मैंने उसका स्ट्रक्चर बना लिया कि मैं ऐसे में ये लिखूंगा। तो जैसे ही टाइम हुआ मैं 30 मिनट्स मैंने उसको कंप्लीट कर दिया लिख के, अराउंड मुझे 12 to 30 मिनट्स लगे, मैंने वो कंप्लीट कर दिया। और फिर अराउंड 17 to 18 मिनट्स में मैं एक ऐसे लिखता ही हूँ, तो मैंने सेकंड ऐसे भी 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया। सो ऐसे 30 मिनट्स में मैं हरदम टारगेट लेके चलता था। मैंने ये स्ट्रेटेजी ही बनाई थी कि 30 मिनट्स में मैं 2 ऐसे कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद मेरा कभी भी पेपर छूट नहीं सकता। सो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो कि जो आपको टाइम मिलता है पेपर रीडिंग के समय, आप उसको पूरा पेपर ग्लांस करने के बजाय, क्योंकि आप उसको बाद में करोगे ही करोगे, उस टाइम में आप पहले एसे का आप स्ट्रक्चर तैयार कर लो और उस एसे को 10 to 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लो। तो उससे आपका पेपर कभी ऐसे नहीं होगा कि आपका वो पेपर छूटेगा।
सो नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइम, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, मैं एक ऐसे को 18 मिनट्स में और एक आर्गुमेंट को 18 मिनट्स में, ये टोटल मेरे 6 मुझे लिखने होते थे, 4 ऐसे 2 आर्गुमेंट, तो ये मैं अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स में कंप्लीट करता था। नो नॉट 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 50 मिनट्स में, 110 मिनट्स में, मैं थोड़ा कन्वर्जन में गलती हो गई। सो वो 1 आवर 50 मिनट्स में मैं इसको कंप्लीट करता था। टू रिपोर्ट राइटिंग में 20 मिनट्स में करता था। सो 2 आवर 10 मिनट्स तक मेरा ये कंप्लीट हो जाता था। फिर मेरे पास 50 मिनट्स होते थे जो इंग्लिश के और पार्ट्स होते हैं, तो 20 मिनट्स में कॉम्प्रिहेंशन, 15 अराउंड 10 टू 15 मिनट्स में मेरा ये खत्म हो जाता था प्रेसी राइटिंग, और बाकी 25 मिनट्स में ग्रामर पार्ट अटेम्प्ट कर लेता था। सो ऐसे मेरा पेपर आराम से 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाता था। सो आप ये टाइमिंग फॉलो कर सकते हो। लोग मोस्टली टाइमिंग पे थोड़ी गलती करते हैं और उनका पेपर कभी खत्म नहीं हो पाता जल्दी। सो आप इसको टाइमिंग को अगर आप इस पे सिंक्रोनाइज करो तो आप यू कैन फॉलो, आई हैव फॉलोड एंड आई वाज एबल टू कंप्लीट द पेपर वेरी सक्सेसफुली। बट अगर आपकी कोई और स्ट्रेटेजी है, आप अगर ग्रामर से स्टार्ट करते हो, सो यू शुड फॉलो दैट। आखिरी 20 डेज में आपको स्ट्रेटेजी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक करो अगर आपके लिए वो वर्क कर रही है। पर अगर आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन ट्राई माय स्ट्रेटेजी दैट आई यूज्ड टू फॉलो, क्या पता पेपर कंप्लीट कर पाओ। So this was about the paper 2 and this was about the written part of the examination. Now talking about the stage 2 of this examination, that is the physical stage. So UPSC CAPF एग्जामिनेशन की अच्छी बात ये होती है कि जब रिटन का रिजल्ट अनाउंस होता है उसके बाद आपको 2 से 3 महीने मिल जाते हैं फिजिकल की प्रिपरेशन के लिए। सो अगर आप ओवरवेट भी हो, अगर आप फिजिकली बहुत एक्टिव भी नहीं हो, तो आपके लिए बहुत ही वरी करने की बात नहीं है। आप आराम से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो और आप आराम से ही फिजिकल क्लियर कर सकते हो अगर आप थोड़े भी सीरियस हो उसको लेके। तो जैसे कि मैं अपने बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं मेंस लिख रहा था लास्ट ईयर, तो मेरा वेट अराउंड 8 to 10 किलोस में ओवर वेट था, जो वेट लिमिट जो यूपीएससी प्रोवाइड करता है कि आपको उस वेट लिमिट के अंदर होना चाहिए। पर मैंने बहुत पैनिक नहीं किया। जिस दिन मेरा मेंस खत्म हुआ उसके नेक्स्ट डेट ही रिजल्ट आ गया रिटन का सीएपीएफ का, और फिर मैं अपने घर आया, जैसे मैं अपने होम टाउन आया, मैं यहाँ पे अपने प्रिपरेशन में लग गया फिजिकल के। सो जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत बस वेट, अगर आपका वेट लिमिट ऊपर है तो ये होता है कि आपको एक तो रिक्वायर्ड एनर्जी आपको चाहिए फिजिकल वर्कआउट करने के लिए, रनिंग और जंप करने के लिए, और साथ ही आपको वेट भी लूज करना है। सो वो कैलोरी बैलेंस मेंटेन करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, पर आप उसको आराम से कर लोगे। सो मैं अगर एक एडवाइस आपको देनी हो तो बस आप अपने वेट पे ध्यान दो और कोशिश करो कि जो वेट चार्ट यूपीएससी ने दिया आप उसके आस ही पास रहो। अगर 2-3 किलो ओवरवेट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके आस पास रहो। बहुत ज्यादा अगर आप रहोगे तो थोड़ी आपको दिक्कत होगी, पर उसी वेट चार्ट के आसपास रहने की आप कोशिश करो। उसके अलावा प्रिपरेशन फिजिकल की आराम से हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, जैसे मैं इस बार मैं फिजिकल देने गया था, कि जिन्होंने बस 10 to 15 डेज की प्रिपरेशन में फिजिकल क्लियर कर लिया। सो इट इज नॉट अ वेरी बिग टास्क। अगर आप सीरियस हो तो आप आराम से उसके लिए प्रिपरेशन कर लोगे। नाउ talking about one of the most important stage of this examination, that is the interview stage. So हम इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और क्या आपको फॉलो करना चाहिए और क्या मैंने फॉलो किया, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। क्योंकि मेरा मेंस भी निकल गया था सिविल सर्विसेज का पिछले बार, तो मेरे पास 2 इंटरव्यू थे जो मुझे देने थे। सो और मैं उनमें से जो बहुत ज्यादा, जो एक थोड़ा कैमरा शाई पर्सन था स्टार्टिंग से लेकर, बहुत, क्योंकि थोड़ी रूरल अपब्रिंगिंग होने के वजह से बहुत ज्यादा एक्सपोजर मुझे नहीं था कि कैसे इंटरव्यूज को फेस करना है, और थोड़ी गाइडेंस की भी कमी थी। सो आई कैन रिलेट विद एवरीवन आउट देयर जो जिसको थोड़ी दिक्कत होती है कैमरा फेस करने में या इंटरव्यू को लेकर, वो थोड़ा पैनिक करता है कि कैसे प्रिपेयर करेगा। आई एम द वन जो आपको इस बारे में अच्छे से गाइड कर सकता है। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ी दिक्कत है क्योंकि मैंने इंग्लिश को अपना मीडियम चुना था इंटरव्यू के लिए। सीएपीएफ में अच्छी बात यह है कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों यूज कर सकते हो। सो ये एक बहुत बेटर एडवांटेज होता है। सो सबसे पहले बात करते हैं मॉक इंटरव्यूज की, कि मॉक इंटरव्यूज आपको कितने देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, देने चाहिए तो कितने देने चाहिए और कैसे देने चाहिए। अब देखिए, अब जैसे मॉक इंटरव्यूज की जहां तक बात है, मैंने अराउंड 10 मॉक इंटरव्यूज दिए थे अपने सिविल के इंटरव्यू के लिए। पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दोनों का इंटरव्यू ऑलमोस्ट सेम होता है, तो उसमें बहुत अंतर नहीं होता, बस क्वेश्चंस थोड़े बहुत अलग होते हैं, पर इंटरव्यू का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है। सो मैंने साथ में प्रिपरेशन दोनों का किया। सो जब आप मॉक इंटरव्यू देने जाते हो तो आप 2 चीज का ख्याल रखो कि जो वहां पे जो मॉक पैनल जो बैठा है उसको आपको हर बात उसकी फेस वैल्यू पे नहीं लेनी है। वो कई चीजें आपको पॉइंट आउट करेंगे जिससे आप एग्री नहीं करते हो। सो आपको अपने जो आपकी जो कोर बिलीफ है आप उसको बिलीव करना है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप मॉक इंटरव्यू देने जाएंगे, आपसे बोला जाएगा कि आप अपने हैंड यूज मत करो या हैंड यूज करो, पर आपको वो फॉलो करना जो आपके लिए बेटर हो। अगर आप कोई आइडिया कन्वे करते समय, बात करते समय अपने हैंड यूज करते हो और आप तब बेटर आइडिया कन्वे कर पाते हो, तो आप जरूर हैंड यूज करो।
कोई ऐसे आपको मोल्ड नहीं होता एक पर्टिकुलर वे में कि जैसे सब करते हैं वैसे मुझे नहीं करना है। आपकी एक अलग पर्सनैलिटी, एंड दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, दिस इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। सो आपको अपनी पर्सनैलिटी वहां पे शोकेस करनी है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है। जैसे कि बोलने के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत फंसते हो बोलते समय, तो इट इज नॉट एन इश्यू, ये आपकी कोई पर्सनालिटी इशू नहीं है, आपके बोलने का तरीका है, कोई बात नहीं। आप जैसे बोलते हो, बस आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। तो जब मैं मॉक इंटरव्यूज में जाता था, मुझे अलग अलग फीडबैक मिलते थे। कोई बोलता था हैंड यूज करो मत करो, कोई कहता था कि ऐसे ग्रीटिंग करो, कोई कहता था कोट की बटन, मतलब बहुत छोटी छोटी बातें, कोट की बटन आपको बंद करनी चाहिए कि नहीं। आप वो करो जो आपको ठीक लगे, आप जैसे प्रेजेंट अपने आप को करना चाहते हो आप अपने फॉलो करो। मैंने थोड़ी बहुत गलतियां अपने सिविल के इंटरव्यू में करी, जैसे मैं थोड़ा बहुत रिजिट हुआ, मैंने उनके एडवाइस फॉलो करी, एंड thus I was not able to clear the interview stage of civil services. My marks were average, not more than average. थोड़ा बहुत रिजिट हुआ, मैंने उनके एडवाइस फॉलो करी, एंड thus I was not able to clear the interview stage of civil services. My marks were average, not more than average, not very extraordinary. बल्कि सिविल के इंटरव्यू मैंने यही सोचा था कि अब तो मैंने एक कोचिंग को सुन के मैंने जो गलतियां करी, मैं सीएपीएफ के इंटरव्यू में अपना ओरिजिनल पर्सनालिटी शो करूंगा, मैं जैसा हूं मैं वैसे रहूंगा, और ये मेरे लिए बहुत वर्क किया। मैंने हैंड जेस्चर्स अच्छे से यूज करे इंटरव्यू के दौरान, मैंने फेक सॉरी नहीं बोला। कैसे आप इंटरव्यू में बोला जाएगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप एक फेक सॉरी भी आप कहो कि सॉरी सर, बहुत ज्यादा आप जैसे ओरिजिनली किसी से बात करते हो, टेक इट एज ए कन्वर्सेशन, प्योर कन्वर्सेशन जो आप किसी के साथ कर रहे हो। तो जैसे आप अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप बहुत ज्यादा हम्बल होकर सॉरी थोड़ी बोलते हो, अगर आपको कोई फैक्ट नहीं आता आप नॉर्मल रहते हो, सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस, सीधी सी बात। तो आप अपने ओरिजिनल सेल्फ रहो, ऐसे उसको फोकस करो। तो ये आता है जो कोचिंग, जो मॉक इंटरव्यूज आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में बोलते हैं। दूसरा पार्ट आता है नॉलेज पार्ट। तो सबसे पहली बात ये पर्सनालिटी टेस्ट है, ये नॉलेज टेस्ट नहीं है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि ये पर्सनालिटी टेस्ट है और जो आपने अपने डेफ में भरा है वो भी आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। अगर आपने लिखा है कि आपने, जैसे मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया है, सो नाउ बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी इज पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, आई शुड नो अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड इट्स थ्योरीज। जैसे मेरे इंटरव्यू में काफी थ्योरीज के बारे में उन्होंने डेप्थ में पूछा, मुझे उसके बारे में अच्छे से पता था क्योंकि वो मैंने डेफ में लिखा है, मैंने उसमें डिग्री अपनी करी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे उसमें मैंने लिखा था कि मैं क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ, तो उससे कई क्वेश्चंस क्रिकेट वगैरह से थे। तो अगर आप कोई चीज को फॉलो करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी, अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है आप उसको खेलते हो, तो आप उसमें आपको फैक्चुअल चीजें भी आनी चाहिए, वरना वो आप थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन देती है कि इतनी फैक्चुअल चीजें, छोटी चीजें भी इसको नहीं पता। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स हैं, जैसे कि मैं अपने इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ, मुझसे पूछा गया कि कथक के घरानास के बारे में पूछा गया कि लखनऊ घराना और जयपुर घराने में क्या डिफरेंस है। अब ये ऐसा पार्ट है जो मुझे कहीं से नहीं पता, मैंने कभी नहीं पढ़ा, और मेरे कोई ये ना मेरे सिलेबस का पार्ट था और ना मेरे डिग्री का पार्ट था। तो मैंने उस पर बोला कि मुझे, मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, मैंने इसको ऐसा प्रेजेंट किया कि मुझे नहीं आता। सो ये चीजें, ये ऐसे फैक्चुअल चीजें जो आपके कोर सिलेबस या कोर इंटरेस्ट में नहीं आती, उसका बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता। पर अपने कोर इंटरेस्ट या अपने डेफ में जो चीजें उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, और इसीलिए मॉक्स देखो, अगर आप मॉक्स दो तो ये आपको नए नए क्वेश्चंस आप अपने डेफ से फेस करोगे, इसका एक एडवांटेज होता है मॉक इंटरव्यूज देने का। और इंटरव्यू और पर्सनालिटी क्वेश्चन को बहुत सीरियसली मत दो। सो इस अप्रोच से आप मॉक को अप्रोच करो। अगर आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंट हो एक बोर्ड के सामने बैठने में, देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आपको बहुत एक्सपोजर नहीं होता है मॉक इंटरव्यूज का, तो आप एक हिचक रहती है, वो थोड़ा कैमरा शाइनेस रहती है, कई लोगों के सामने बैठ के बोलने में, क्योंकि बहुत ही फॉर्मल इन्वायरमेंट होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। जब तक आपको ये दिक्कत आ रही है तब तक आप मॉक्स लगातार देते रहो, उसकी क्यों गिनती नहीं होती कि आप 3 दो, 4 दो, 10 दो, 15 दो, जितने आप, जब तक आप एक कॉन्फिडेंट नहीं होते लोगों के सामने बैठ के बात करने में, तब तक आप मॉक देते रहो। जैसे कि मैंने क्या कि मैंने सिविल में अराउंड 10 to 12 मॉक्स इंटरव्यूज दिए, पर क्योंकि उतने मॉक देने के बाद मेरा जो एक शाइनेस थी, एक जो रेसिस्टेंस था लोगों के सामने बैठ के क्लियरली एक्सप्रेस करने में, वो खत्म हो गया, मैं काफी रिलैक्स हो गया। तो फिर मैंने उसके बाद, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सीएपीएफ में एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया। मैं बस्ती का रहने वाला हूँ, बस्ती डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का। मैं यहाँ से डायरेक्ट इंटरव्यू के 2 दिन पहले दिल्ली पहुंचा, मैंने इंटरव्यू डायरेक्ट जाके दिया और मैं फिर वापस आ गया। सो अगर आपके पास एक बार अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग मॉक अगेन एंड अगेन, क्योंकि फिर आपका माइंड, फिर वो कंफ्यूजन होगी माइंड में कि क्या एडवाइस फॉलो करूं क्या ना फॉलो करूं। अगर आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया है तो देन स्टॉप गिविंग द मॉक, और फिर आप अपना जो थोड़ा बहुत जो डाइट है उसको और अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर करो, देन यू आर रेडी टू गो। सो दिस वाज अबाउट माय स्ट्रेटजी ऑफ
कैसे मार्क्स को लेना है, नॉट टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज दैट आई फॉलोड फॉर द इंटरव्यू। देखिए कोई ऐसा सोर्स नहीं होता इंटरव्यू का जो आपने डेफ में भरा है, हर टॉपिक को आप डिटेलिंग करो। जैसे हरदम बोला जाता है 3 स्टेप स्टडी होती है इंटरव्यू की। जैसे अगर आपका कोई भी टॉपिक, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही है तो आप उसके 3 लेवल तक जाओ, क्या प्रॉब्लम्स क्या है, क्या सोल्यूशन है, आप क्या करोगे। सो हर टॉपिक के 3 लेयर्स होते हैं, आप 3 लेयर तक जाओ, उसके बाद आप और डेप्थ में मत जाओ क्योंकि फिर वो अनलिमिटेड स्टडी हो जाएगी। सो हर टॉपिक को लो, आप उसके हर एस्पेक्ट पे देखो जितना आप डेप्थ में, और आप जब मॉक इंटरव्यू जाओगे तो अगर आपने कुछ ऐसा है जो नहीं पढ़ा है वो मॉक में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप फिर उसको और अच्छे से आप पढ़ लो। तो ऐसे करके आप पूरा डेफ प्रिपेयर कर लो। उसके बाद बात आती है सीएपीएफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सिक्योरिटी आप कहाँ से पढ़ो। मैंने सिक्योरिटी के लिए द प्रिंट के कई आर्टिकल्स आते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में, बॉर्डर फोर्सेस के इश्यूज के बारे में लिखा हुआ है। आप प्रिंट की एक पूरी सीरीज है सिक्योरिटी की, आप उसको फॉलो कर सकते हो। सेकेंडली में आप क्या कर सकते हो, पीटी 365 मेंस आता है, एक 365 मेंस का मटेरियल आता है विजन का, वो भी फ्री मटेरियल है। आप उसके लास्ट 2 इयर्स के उठा के रीड कर लो, उसमें जो भी टॉपिक्स है, जो करंट इश्यूज है उसके बारे में पूरा डेप्थ में स्टडी रहती है। आप उसको पूरे 2 डॉक्यूमेंट्स, अराउंड 70 to 80 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है, 150 पेजेस का, आप अगर उसको पढ़ लोगे तो पूरा आपका जो टॉपिक बेस्ड है, जैसे ड्रोन, राइजिंग ड्रोन अटैक्स हो गया, साइबर वॉरफेयर वगैरह होगा, तो ये सब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो इंटरव्यूज के लिए भी अच्छे से हो जाएंगे और पेपर 2 के लिए आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। सो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। सो ये 2 सोर्सेस जो मैंने सिक्योरिटी के लिए अलग से किया इंटरव्यू के लिए। सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी फॉर द इंटरव्यू। और एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू के दिन आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है उस दिन आपको थोड़ा ज्यादा नर्वसनेस होती है, क्योंकि जब आप वहां जाते हो थोड़ी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार, अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, या तो आप देख लो 12th फेल जो पिक्चर अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आई थी, तो उसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट दिखाया गया कि जैसे मनोज जब जाता है इंटरव्यू देने के लिए, तो एकदम सेम फॉर्मेट है जो यूपीएससी में एक्चुअली फॉलो होता है। आप एक जाते हो, आप राउंड रूम में बैठते हो, वहां डॉक्यूमेंट फिल करते हो, फिर वहां से आपको बुलाया जाता है, फिर आप रूम के बाहर जाके बैठते हो। सो इसको आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो, क्योंकि उस समय थोड़ा ज्यादा प्रेशर फील करते हो अगर आपको सब नया नया पहली बार अगर आप देखते हो वो चीजों को। सो उसको आप एक बार देख लो, थोड़ा सीन्स जो होते हैं, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आप कैसे कैसे उस दिन आपके साथ कैसे कैसे चीजें होने वाली है। तो उसके लिए आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो और ज्यादा नर्वस नहीं होते हो। सो दिस वाज द स्ट्रेटजी फॉर द इंटरव्यू। सो नाउ टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट एस्पिरेंट्स ऑलवेज आस्क कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए कि ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताता हूँ। सो वेदर कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इट इज personally I think it is a very personal question. You should take this decision by yourself. मुझे क्या लगता है कि मुझे लगता है कि आपको एक बेसिक फाउंडेशन लेवल की क्लासेस, कोचिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्लासेस आप यूट्यूब पे भी इतना फ्री स्टडी मटेरियल आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हो। या अगर आपको लगता है कि आप कोचिंग से, किसी कोचिंग में जिसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में एक फाउंडेशन आपको दे दिया जाएगा, आप जरूर करें। क्यों, इससे क्या होता है ना कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में 2 साल सोचा कि मैं खुद से बिना कोई यूट्यूब का भी यूज किए मैं खुद से बुक रीड करूंगा। इस बुक रीडिंग के चक्कर में क्या हो कि मेरे काफी समय बर्बाद हुआ, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं हुए। सो आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब ही फॉलो कर लो। अगर आप यूट्यूब से एनसीईआरटीज भी अगर आप कर लेते हो तो आपका एक फाउंडेशन हर सब्जेक्ट में बन जाता है। फिर जो आप चीजें पढ़ोगे वो चीजें आपको समझ में आएंगी कि आप पढ़ क्या रहे हो। क्योंकि बुक्स में, क्योंकि वो रिटन पार्ट होता है, तो बुक्स में उतना स्पेस नहीं होता है कि हर चीज को बहुत अच्छे से डिटेलिंग की जाए। सो वो डिटेलिंग अगर मिस हो जाती है तो हम बैक का कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, या जो एक लिंकेज होता है टॉपिक से बीच में वो नहीं आता है। पर अगर आप कोई एक फाउंडेशन वगैरह किए रहते हो तो आपके वो लिंकेज बहुत अच्छे से बनते हैं। खास कर ये उन सब्जेक्ट्स में अच्छे से, जैसे हिस्ट्री में ये बहुत जरूरी है लिंकेजेस होना, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट समझने में, पॉलिटिकल, जैसे पॉलिटिकल जो आर्टिकल्स हैं, अगर आप मोस्टली आप आर्टिकल पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल है आर्टिकल को रटना या समझना। अगर आप एक अच्छे टीचर से पढ़ते हो या एक अच्छे सोर्स से पढ़ते हो तो आपको क्या होता है कि हर आर्टिकल के पीछे की थिंकिंग आपको पता चलती है कि ये आर्टिकल इंक्लूड किया क्यों गया। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पॉलिटी का एग्जांपल है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने लिखी है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिखी है, तो हर आर्टिकल के पीछे एक कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिक है कि उन्होंने ये आर्टिकल इंक्लूड क्यों किया है। तो वैसे अगर आप इस लॉजिक से अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो वो आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो बहुत अच्छे से आप ग्रैस्प कर पाओगे। सो ये आप कर सकते हो, बट क्योंकि सबके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं कि वो कोचिंग ज्वाइन करें। सो मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि इतने अनलिमिटेड सोर्सेस आजकल यूट्यूब और अलग फ्री सोर्सेस है, आप उनको जरूर फॉलो करो। जैसे कि आप सुदर्शन गुर्जर के यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो, उन्होंने पूरे एनसीईआरटीज की पूरी कोर्स ली है।
आप प्रतीक नायक को फॉलो कर सकते हो, उन्होंने पूरी हिस्ट्री की एनसीईआरटीज ली हुई है। उसके बाद मुनाल पटेल को फॉलो कर सकते हो, जो रेगुलर करंट अफेयर्स वगैरह इकोनॉमिक्स से डालते हैं, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट तो बहुत इजीली आपको समझा देते हैं। तो आप ऐसे फ्री सोर्स से अगर आप फॉलो कर लोगे तब भी आपका बेसिक फाउंडेशन अगर क्लियर हो जाएगा, तो आप फिर उसके बाद आपको ये कोर्सेज करने की जरूरत नहीं। आप फिर किताबें पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आपका वो कॉन्सेप्ट अपने आप अगर क्लियर है तो आपको नई चीजें समझ में आएंगी। तो दिस वाज अबाउट माय कॉन्सेप्ट ऑफ वेदर यू शुड गो फॉर कोचिंग और नॉट टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग। पर्सनली आई एम ए वेरी बिग बिलीवर इन ऑनलाइन कोचिंग। इसके बहुत रीजन है। सबसे पहले तो इट इज फाइनेंशियली वेरी वाइबल। आप 2 से 2.5 लाख कोचिंग का देने के बाद वो बहुत ही मतलब अगर आप फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि आप एक साल के लिए 2 से 2.5 लाख दो या 50,000 60,000 जितने भी है आप दो। उसके कंपेरेटिवली ऑनलाइन कोचिंग काफी इकोनॉमिकल पड़ता है। सो इफ यू आर फाइनेंशियली नॉट वेल ऑफ, सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग। सेकेंडली, जो मेरे केस में जिसलिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी वो था टाइम सेविंग के चक्कर में, क्योंकि जब आप ऑनलाइन कोचिंग करते हो तो पहली बात आपको ट्रैवल टाइम आपका एकदम खत्म हो जाता है। आप एक जगह कहीं पे भी बैठ के किसी भी समय, फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप कहीं भी बैठ के कभी भी आपने तुरंत क्लास खोली, आप पढ़ना लगे। वहीं पे अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो, आप एक ट्रैवल करके जाते हो सेंटर तक, वहां बैठते हो, वहां पे टीचर आने में समय लगता है, फिर वहां पे क्लासेस शुरू होने में, क्लासेस के बाद वापस ट्रैवल करके आने में, तो इससे बहुत एनर्जी भी जाती है, टाइम भी जाता है। बल्कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हो ये सब चीजें आपकी बचती हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप क्लासेस को 1.5x पे 2x पे भी देख सकते हो। अगर टीचर की स्पीकिंग स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, मैं मोस्टली 1.5 या 1.75 या कुछ 2x की स्पीड रेट पे क्लासेस देखता था। तो इससे क्या होता है कि आपको बहुत टाइम सेव होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी एक तरीके से डबल हो जाती है दूसरे एस्पिरेंट के कंपैरिजन में। सो इसलिए मैं ऑनलाइन कोचिंग पे ज्यादा बिलीव करता था। पर इसमें भी एक बात है, अगर आप उनमें से हो जिनका बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं आता घर पे बैठ के, जिनको लगता है कि उनको एक क्लास इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे वो बैठ के एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस कंप्लीट करें, और जिनका एक कंपल्शन हो कि वो क्लास में जाएंगे, तब उनका एक रूटीन बना रहेगा, देन यू शुड गो फॉर offline classes. It is purely on you. I am talking about my experience and what worked for me, and I am talking about the disadvantages and advantages of taking an online class. So this was about coaching. Now talking about one more important question, कि whether you should have plan B or not. So इस पे मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ और मैं दूसरों को आर्गुमेंट भी बताता हूँ जो देते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए, ऑलवेज यू शुड हैव ओनली ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन बी होने से आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, आप थोड़ा रिलैक्स रहते हो, आप जितना एफर्ट पुट करना चाहिए उतना पुट नहीं करते हो। तो पर मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। जैसे कि कोचिंग वालों का भी ये आर्गुमेंट होता है, बट कोचिंग वालों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनका फाइनेंशियल मोटिव भी होता है। उनको ये लगता है कि अगर स्टूडेंट एक ही साइकिल में फंसा हुआ है तो रिपीटेड उनके कोर्सेज खरीदेगा। कुछ अच्छे कोचिंग्स भी, मैं सब कोचिंग्स को ऐसा नहीं करता हूँ, कुछ जेन्युइनली अच्छे कोचिंग्स हैं जो आपका भला चाहते हैं, कुछ अच्छे बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं, मैं सबको नहीं बताऊँ, पर कुछ कोचिंग्स आती हैं जो इसमें ये प्रोपेगेट करती हैं कि प्लान बी मत रखो, प्लान ए रखो, क्योंकि उनको जब तक स्टूडेंट एक साइकिल में फंसा हुआ है उनके लिए ही इकोनॉमिकल गेन है, आपका कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं जा रहा है, इससे कुछ नेगेटिव लॉस नहीं है। बट एज एन एस्पिरेंट आई बिलीव इन प्लान बी, बिकॉज इसके दो मैं मेन रीजन कहता हूँ। पहली बात तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में काफी साल आपके चले जाते हैं, एक स्टेज पे आके आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, एंड बीइंग डिपेंडेंट ऑन द फैमिली इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट डोंट लाइक आफ्टर अ सर्टेन एज। सो इफ यू आर अमंग दैट, देन यू शुड डेफिनेटली हैव प्लान बी, गेट आउट ऑफ द साइकिल से बाहर निकलिए, कोई जॉब लीजिए, उसके बाद अपने प्लान ए आपका जो है, आपके पास काफी समय उसमें प्रिपरेशन में लगे रहने के लिए। सो दिस इज दिस। बट अगर आपके पास कोई फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे अपने प्लान ए को ही पूरा फोकस देना है, तो यू आर गुड इनफ, देन यू शुड हैव ओनली प्लान ए। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्त जिनका फाइनेंशियल थोड़ी दिक्कत है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। सेकेंडली, why I chose plan B was because of the second reason, that is the level of competition in the exam. You know कि because already there are very limited seats इतनी limited है, competition इतना ज्यादा आज के समय में, जैसे talking about the CFEF examination only out of the 6 to 7 lakhs form that were filled, 2-3 लाख लोगों के पेपर देने के बाद भी सिलेक्शन बस 300 लोगों का हो रहा है, उसमें भी रिजर्वेशन एंड ऑल हटा के अराउंड 40% बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जनरल से। तो अगर आप इस चीजों को फैक्टर करें तो बहुत लिमिटेड सीट हैं और बहुत बच्चे जो बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग सेलेक्टेड इज लेस देन 0.1%। सो यू शुड हैव प्लान बी।
बिकॉज यू कैन नेवर बी सर्टेन। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल अगर लेता हूँ कि आई वर्क सो हार्ड फॉर सिविल सर्विसेज, I worked very hard for the last 3 years, but I was not able to get into the services because I was merit out. क्योंकि इतना सिलेक्शन, इतना हार्ड वर्क के बाद भी मैं उन 1000 बच्चों में नहीं आ पाया. So, but because I had plan B, it worked for me, and I was fortunately able to get selected in this service. So now I have my age, I have age on my side, and I am free to pursue my goal. That is my plan A, and I am a bit relaxed now. So इसीलिए मैं आपको एडवोकेट करता हूँ, अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की चाहत है, अगर आप कंपटीशन को सच में रियल मानते हैं कि आपको लगता है कि सच में कंपटीशन जो एक रियलिटी है, कंपटीशन सच में बहुत ज्यादा है, और आपको प्लान भी होना चाहिए आज के समय में, वरना फिर आप इस साइकिल में स्टक रहोगे और इस साइकिल से निकलना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. सो एक बार साइकिल से अगर आप निकलते हैं तो आपके पास फिर प्लान ए परस्यू करने का काफी टाइम मिलेगा. So this was about my opinion, and you are free to pursue your opinion, whatever you feel is right or wrong. Among those who does not believe in this concept कि आपको बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट होना है, मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप एक फुल ब्रोन एस्पेरेंट हो तो आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10-12 घंटे प्रिपेयर कर पाओगे ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस. आप पढ़ सकते हो, आप 14 घंटे भी पढ़ सकते हो, 16 घंटे भी पढ़ सकते हो, पर मुझे क्या लगता है क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन कम से कम 1 से 2 साल की होती है, तो इतने लॉन्ग टाइम तक ये शेड्यूल फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है. सो मैं क्या करता था, मैं 10 से 12 घंटे की रोज पढ़ाई करता था, और मैं हर संडे को या हर 4th या 5th डे को मैं एक हाफ डे ब्रेक लेता था. फिर मैं उसमें मूवीज देखता था, फ्रेंड्स से बात करता था, मैं अपना टाइम एंजॉय करता था. तो उससे क्या होता था कि मैं पहली बात मैं बर्न आउट नहीं होता था, और मैं फिर से अगले दिन से उसी एनर्जी के साथ दोबारा स्टडी पे लग जाता था. सो इन माय ओपिनियन यू शुड हैव सम पॉइंट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट. किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को आर्ट पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है. आप किसी चीज में अपने आप को, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए और एंजॉय करने के लिए आप फॉलो कर सकते हो इन चीजों को. पर ये भी बहुत ही सब्जेक्टिव चीज, अगर आपको लगता है कि नहीं आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, देन यू शुड restrict yourself or be more disciplined as much as you can want. But this is what I followed in my preparation, and I would recommend that because this actually worked for me, and I was able to actually reach the interview stage of civil services and clear this exam in my first very attempt. So I think this worked for me. Now talking about the final message, one thing that I definitely want to say, because this competition, presently the competition is very high, and the chances of you getting selected is very minimal. But what I want to say is, if you work hard and if you are consistent in your efforts, आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी. And keep working on, क्योंकि अगर आपने sincere effort put किया है, there is no, the God will definitely reward you for your efforts. So this was from my side, and in the end मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करते रहो. अगर आपने sincerely मेहनत करी है तो आपको मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा. So just keep on working, don't let negative thoughts come in your mind, be positive, and definitely you will gain success one day or the other. Thank you.